हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, साथ ही साथ हम उसके आंसर को भी देखते चलेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है विसरल आर्चेज के विसरल आर्चेज क्या होते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, जो स्कल होता है या फिर क्रेनियम, आप इसको जानते होंगे, जो आपका पूरा दिमाग होता है उसको पूरी खोपड़ी को ढकने का काम कौन करता है, तो स्कल या फिर क्रेनियम करता है। ठीक है, अब ये जो स्कल या क्रेनियम होता है ये तीन भाग में बटा होता है। एक को कहा जाता है न्यूरोक्रेनियम, एक को कहा जाता है डर्मेटोक्रेनियम, एक को कहा जाता है स्प्लैंक्नोक्रेनियम। ये जो स्प्लैंक्नोक्रेनियम होता है इसी को कहा जाता है विसरल आर्च। ठीक है, और ये क्या क्या बनाता है, तो ये मैंडिबल्स को बनाने का काम करता है जिसको लोअर जॉ कहा जाता है, एंड मैक्सिला को बनाता है जिसको अपर जॉ कहा जाता है, एंड हायोइड एपरेटस को बनाता है जो कि ये जो जॉ होते हैं इसको सपोर्ट करने का काम करता है, एंड लैरिंग्स को बनाता है जहां से वॉइस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जो स्प्लैंक्नोक्रेनियम होता है इसी को कहा जाता है विसरल आर्च। तो अब हम लोग इसके डिफिनेशन को समझ लेते हैं। देखिए, विसरल आर्चेज जिसको कि फेरेंजियल आर्चेज या फिर ब्रेंकियल आर्चेज के नाम से भी जाना जाता है, आर बोनी और कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर। ये क्या है, बोनी और कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जो क्रेनियम होता है ये क्या करता है, ये बोन या कार्टिलेज का ही बना होता है ना, तो ये भी विसरल आर्च भी तो उसी का पार्ट है ना। तो ये भी क्या होता है, बोनी या कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर्स होता है जो कि फाउंड इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रेट्स का जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तब ये देखने को मिलता है, ये जो विसरल आर्च होता है। ठीक है, दीज आर्चेज कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर इन द हेड एंड नेक। और ये जो आर्चेज होती हैं किसका फॉर्मेशन करती हैं, तो हेड का फॉर्मेशन करती हैं और नेक का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे कि हेड में क्या क्या दिया है, देखिए, जो लोअर जॉ हो गया, अपर जॉ हो गया, और ये जो हायोइड एपर्चर्स हो गया, ये तो कहाँ पाया जाएगा, हेड में ही ना पाया जाएगा, तो इसको बना रहे हैं। एंड लैरिंग्स यानी जो नेक वाला पोर्शन होता है वहां पे लैरिंग्स को बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये किसके फॉर्मेशंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये हेड और नेक को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, या फिर आप इसका दूसरा डिफिनेशन क्या दे सकते हैं कि विसरल आर्चेज आर स्केलेटन स्ट्रक्चर। विसरल आर्चेज भी क्या होते हैं, ये स्केलेटन स्ट्रक्चर ही होते हैं वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो का, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं हेड एंड नेक के डेवलपमेंट में। ठीक है, अब यदि एग्जांपल्स देना चाहे तो देखिए, जो अब टोटल यहाँ पर देखेंगे ना, तो देखिए 7 पेयर्स में क्या होते हैं, विसरल आर्चेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 7 पेयर के विसरल आर्चेज प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेयर जो विसरल आर्चेज होते हैं उसका नाम क्या होता है, मैंडिबुलर आर्च कहा जाता है। सेकेंड जो पेयर होता है उसको कहा जाता है हायोइड आर्च, और थर्ड से लेके 7th पेयर का जो विसरल आर्च होता है उसको कहा जाता है ब्रैंकियल आर्च। तो ये आप 7 पेयर जो विसरल आर्चेज हैं इनका नाम याद रखिएगा। फर्स्ट पेयर को मैंडिबुलर आर्च, एंड सेकेंड को हायोइड आर्च, एंड थर्ड को ब्रैंकियल आर्च। अब हम देख लेते हैं कि ये आर्चेज बनाते क्या है। तो जो फर्स्ट पेयर विसरल आर्च है जिसको कि मैंडिबुलर आर्च कहा जाता है, वो क्या बनाता है, तो मैंडिबल्स को बनाता है। मैंडिबल्स यानी क्या होता है, लोअर जॉ को बनाता है, एंड मैलियस को बनाता है, इनकस को बनाता है। ये क्या है, ये ईयर के ही बोन है। ठीक है, और सेकेंड आर्च जो होता है जिसको कि हायोइड आर्च के नाम से जाना जाता है, ये क्या बनाता है, तो ये स्टेपिज को बनाता है। ये भी जो होता है ईयर का बोन है, एंड हायोइड बोन को बनाता है। उसके बाद जो थर्ड आर्च होता है ये क्या बनाता है, तो ये ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हायोइड बनाता है, एंड फोर्थ से लेकर के 6 तक के जो आर्च होते हैं ये क्या बनाते हैं, लैरिंजियल कार्टिलेज को बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे तरीके से इन सभी को याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल है कि विसरल आर्च क्या होते हैं, तो विसरल आर्च कुछ नहीं है, ये भी एक बोन ही है जो कि किसको बनाता है, तो हेड और नेक को बनाने का काम करता है। वो भी कब बनाता है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंटिशन इन मैमल्स। मैमल्स में डेंटिशन, तो द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द अपर एंड लोअर जॉ इज कॉल्ड डेंटिशन। डेंटिशन समझ में आया क्या हुआ, यानी जो ऊपर का जबड़ा होता है और जो नीचे का जबड़ा होता है इसमें जो दांतों का अरेंजमेंट होता है इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है डेंटिशंस कहा जाता है। अब ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं अलग अलग बेसिस पे, जैसे कि हम यदि शेप के बेसिस पे लेते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, और रिप्लेसमेंट के बेसिस पे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, अटैचमेंट के भी बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहला हम ले लेते हैं शेप के बेस पे कि जो टीथ होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो शेप के बेस पे टीथ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोडोंट। होमोडोंट
यानी जो अपर जवा हो गया और जो लोअर जवा हो गया, इसमें जो भी टीथ प्रेजेंट है वो सेम शेप के हैं, यानी समान टीथ हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम टीथ के हैं, उसको क्या सेम शेप के हैं तो उसको कहा जाएगा होमोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट शेप के जब होते हैं, जैसे कि इसमें 4 प्रकार के दांत देखने को मिलेंगे। एक को कहा जाता है इंसीजर, एक को कहा जाता है केनाइन, एक को कहा जाता है प्रीमोलर, एक होता है मोलर। तो जब डिफरेंट शेप के जो टीथ होते हैं उसको कहा जाता है हेटेरोडोंट। ठीक है, तो आप लोग में कैसा टीथ है? आप लोग में है हेटेरोडोंट टीथ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिप्लेसमेंट के बेस पे। तो यहाँ पर देखिए, रिप्लेसमेंट के बेस पे जो टीथ होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है पॉलीफायोडांट, एक को कहा जाता है डाइफायोडांट, एक होता है मोनोफायोडांट। जो पॉलीफायोडांट होता है इसमें क्या होता है, ये लोअर वर्टिब्रेट्स टीथ आर रिप्लेस न्यूमरस और इंडिफिनिट नंबर्स टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ। यानी जो पॉलीफायोडांट टीथ होता है ये लोअर वर्टिब्रेट में देखने को मिलता है, यानी इनका जो टीथ होता है वो बहुत बार जो होता है वो जमता रहता है। ठीक है, उसके बाद जो डाइफायोडांट होता है ये मोस्टली मैमल्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं पूरे लाइफ में, जिसमें कि एक को कहा जाता है, जो होता है आप देखिए ना, मील का टीथ कहा जाता है, एक को कहा जाता है परमानेंट टीथ। ठीक है, यानी जो शुरुआती के जो दांत होते हैं उसको मिल्क टीथ कहा जाता है और जो बाद में टीथ आते हैं उसको कहा जाता है परमानेंट टीथ। तो डाइफायोडांट आप लोग में देखने को मिलता है जहां पर पूरे लाइफ टाइम में 2 बार आपके दांत जमते हैं। ठीक है, एक को कहा जाता है मोनोफायोडांट। मोनोफायोडांट का मतलब क्या होता है कि केवल एक ही बार जो टीथ होता है वो आएगा। इन सम एनिमल्स ओनली 1 सेट ऑफ टीथ डेवलप इन दियर लाइफ टाइम एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड मोनोफायोडांट। यानी कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिसके पूरे लाइफ टाइम में क्या होता है, केवल एक ही बार दांत निकलता है, तो उसको कहा जाता है मोनोफायोडांट। डाइफायोडांट यानी पूरे लाइफ टाइम में 2 बार यदि दांत निकल रहे हैं तो उसको डाइफायोडांट कहा जाएगा। पॉलीफायोडांट यानी पूरे लाइफ टाइम में बहुत बार यदि जो दांत होते हैं वो आ रहे हैं तो उसको पॉलीफायोडांट कहा जाएगा। तो ये तो रिप्लेसमेंट के बेसिस पे हो गया। एंड यदि हम अटैचमेंट के बेसिस पे देखते हैं कि टीथ कितने टाइप के होते हैं, तो ये अटैचमेंट के बेसिस पे 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है एक्रोडोंट और दूसरे को कहा जाता है प्लूरोडोंट एंड तीसरा होता है थिकोडोंट। जो एक्रोडोंट होता है, इन दिस टाइप ऑफ डेंटिशन टीथ हैव नो रूट। इस प्रकार के डेंटिशन में क्या होता है, टीथ के पास कोई रूट नहीं होता है। दे आर अटैच टू द फ्री सरफेस ऑफ जॉ बोन। ठीक है, ये किससे होता है, जो जॉ बोन का सरफेस होता है उससे फ्री रूप से अटैच होता है, इसके पास कोई रूट नहीं होता है। यानी ये जो जॉ बोन है इसका सरफेस है, इस पे ये जो दांत रहेगा ना ये इस तरीके से अटैच रहेगा, इसमें जो होता है किसी प्रकार का रूट नहीं होता है, तो इसको कहा जाता है एक्रोडोंट। और प्लूरोडोंट किसे कहते हैं, तो इन टाइप ऑफ डेंटिशन टीथ आर अटैच टू द इनर सरफेस ऑफ जॉ बोन। ठीक है, जैसे कि लिजार्ड में। ठीक है, इस प्रकार के डेंटिशंस में क्या होता है कि टीथ अटैच होता है जॉ बोन के इनर सरफेस से। यानी ये क्या है, ये जॉ हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये जॉ बोन हो गया। इस जॉ बोन से क्या होता है कि जो टीथ होता है वो कैसे अटैच रहेगा, तो इसके इनर सरफेस से इस तरीके से इसका जो टीथ रहेगा वो अटैच रहेगा। एंड नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं थिकोडोंट के बारे में, तो इन टाइप ऑफ डेंटिशन टीथ है वेल डेवलप्ड रूट। इसके पास वेल डेवलप्ड रूट होता है एंड इम्प्लांटेड इन सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन्स, जैसे कि मैमल्स में होता है। इसमें वेल डेवलप, आपके दांतों में क्या होता है, वेल डेवलप्ड रूट देखने को मिलता है, जिससे कि ये, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये जॉ बोन है, तो इसमें जो टीथ रहेगा वो कैसे रहेगा, बिल्कुल बीच में इस तरीके से अच्छी तरीके से इसका जो रूट रहेगा टीथ का वो बिल्कुल जॉ बोन से अच्छे तरीके से अटैच रहता है। तो इस प्रकार से जो डेंटिशंस होते हैं अटैचमेंट के बेसिस पे देखें, यदि सरफेस से अटैच है तो उसको एक्रोडोंट कहेंगे, यदि इनर सरफेस जॉ बोन के इनर सरफेस से अटैच है तो उसको प्लूरोडोंट कहेंगे, और यदि डीप सॉकेट्स से अटैच है तो उसको कहा जाता है थिकोडोंट। ठीक है, तो डेंटिशंस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉ सस्पेंशन की। जॉ सस्पेंशन क्या होता है, तो सबसे पहले इसको डायग्राम की मदद से समझ लीजिए। जो अपर जॉ होता है और जो लोअर जॉ होता है ये किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं और स्कल के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं, इसी को कहा जाता है जॉ सस्पेंशन। तो इसका डिफिनेशन पढ़ लीजिए। जॉ सस्पेंशन रिफर टू द वे द अपर एंड लोअर जॉ ऑफ वर्टिब्रेट्स आर अटैच्ड टू द स्कल। यानी जॉ सस्पेंशन जो होता है जबड़े का निलंबन कशेरुकाओं के ऊपरी और निचले जबड़े के खोपड़ी से जुड़े होने की तरीका को संदर्भित करता है। इट वेरीज अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स बेस ऑन इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन। इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन के बेस में वर्टिब्रेट्स में जो जॉ सस्पेंशन होता है, यानी जो अपर एंड लोअर जॉ होता है उसका स्कल के साथ जो जुड़ने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जिस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है उस तरीके से उनमें जो जुड़ने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि यदि हम ऑटोस्टालिक्स में देखें तो ये ह्यूमन की
केस में देखने को मिलता है, जिसमें जो ज्वा होता है वो स्कल से फ्यूज होता है। एंड आप एम्फीस्टाइलिक्स में देख सकते हैं, एंड हाइयोस्टाइलिक्स में देख सकते हैं, मेटाओस्टाइलिक्स में देख सकते हैं, एंड क्रेनियोस्टाइलिक्स में। इस तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जिसको कि कहा जाता है जैंक-बसंस ऑर्गन्स के जैंक-बसंस ऑर्गन्स क्या होता है। ये देखिए आप लोग अच्छे तरीके से इन सभी को तैयार करके जाइएगा, क्योंकि जो आप लोगों का कल पेपर हुआ है उसमें थोड़े क्वेश्चन को घुमा करके पूछा है, तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए जैंक-बसंस ऑर्गन्स जो होता है इसको विमेरो नसल ऑर्गन्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक कीमोसेंसरी स्ट्रक्चर्स होता है जो कि बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि रेप्टाइल हो गया, एम्फीबियंस हो गया और कुछ मैमल्स हो गए। उनमें ये जो होता है कीमोसेंसरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको जैंक-बसंस ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या होता है, तो इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन डिटेक्टिंग फेरोमोन्स एंड अदर केमिकल्स सिग्नल्स इन द इन्वायरमेंट्स। यानी ये क्या करता है कि डिटेक्ट करता है फेरोमोन्स को और अदर केमिकल सिग्नल्स को इन्वायरमेंट में, एंड विच आर इम्पोर्टेंट फॉर सोशल एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। जो कि किसके लिए आवश्यक है, तो सोशल और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के लिए आवश्यक होता है। अब इसमें कुछ यदि हम इसके की फीचर्स बताएं जैंक-बसंस ऑर्गन्स के, तो सबसे पहला है लोकोमोशन, यानी फाउंड इन द नेसल कैविटी नियर द नेसल सेप्टम्स और रूफ ऑफ द माउथ डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज। एंड फंक्शंस इसका क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है फेरोमोन्स को विच आर केमिकल्स यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। ये फेरोमोन्स को डिटेक्ट करता है, जिससे ये क्या करते हैं कि अपने स्पीसीज को पहचान पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंस इन एनिमल्स, तो कैसे एनिमल्स में होते हैं, तो प्रोमिनेंट इन रेप्टाइल्स, ज़्यादा से ज़्यादा ये रेप्टाइल्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गए। एंड वेयर इट इज हाईली फंक्शनल, जिसमें कि ये बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल होते हैं। एंड मैमल्स लाइक, जैसे कि कैट में हो गया, डॉग में हो गया, एंड रोडेंट में हो गए। आल्सो है वेल डेवलप्ड जैंक-बसंस ऑर्गन, इसमें भी जो होता है वेल डेवलप्ड जैंक-बसंस ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। और यदि हम ह्यूमंस के केस में करते हैं तो इट इज आइदर वेस्टिजियंस और नॉन फंक्शनल। ये ह्यूमंस के केस में क्या होते हैं कि नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि जैंक-बसंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। जैंक-बसंस ऑर्गन जो होते हैं ये कीमोसेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वर्टिब्रेट्स में, जो कि क्या करते हैं फेरोमोन्स को एंड केमिकल सिग्नल्स को इन्वायरमेंट में, जो फेरोमोन्स हो गया, केमिकल सिग्नल्स हो गया, इसको डिटेक्ट करता है। इसकी सहायता से जो भी एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्पीसीज को पहचानने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डेंटल फॉर्मूला ऑफ मैमल्स। मैमल्स में डेंटल फॉर्मूला को आपको लिखना है। तो द डेंटल फॉर्मूला ऑफ मैमल्स इज रिप्रेजेंट ऑफ द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ टीथ। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर और अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर ज्वा। यानी ये क्या है, ये अपर ज्वा है, ये लोअर ज्वा है, ठीक है। यहाँ पे जो दांत है वो लगे हुए हैं, तो इसमें क्या होता है कि वन हाफ हम देखेंगे, केवल इतना इधर का देख लेंगे और इधर नीचे का लोअर ज्वा का इतना देख लेंगे। इतना देखने के बाद इनका हम डेंटल फॉर्मूला लिख करके कर लेंगे, तो इसके गुणे 2 कर देंगे, तो हमारा इधर का भी जो डेंटल फॉर्मूला है वो सारे दांतों की जो संख्या होती है वो आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज बताया गया है कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, ये दांतों का जो होता है ये नंबर और अरेंजमेंट को बताता है। जिसमें कि देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि मैमल्स के केस में जो होते हैं 4 टाइप्स के टीथ देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। तो इसके जो होता है बटे में भी कर देंगे, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ऊपर के साइड जो होता है ये आप अपर ज्वा का ले लेंगे और नीचे की साइड आप लोअर ज्वा का ले लेंगे। तो जहाँ पर ये आप लोग को दिखाया गया है जो कि हमने आप लोग को बताया, तो इसमें एग्जांपल सबसे पहले ह्यूमन का हम ले लेते हैं कि ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो यदि हम इन केस आप एडल्ट देखते हैं तो एडल्ट में क्या होता है कि जो इंसीजर की संख्या होती है वो 2 होता है, और केनाइन की संख्या 1 होता है, प्रीमोलर की संख्या 2 होता है, और मोलर की संख्या जो होता है 3 होता है। ये हाफ लिया जा रहा है, ठीक है। तो आधा साइड का लिया जा रहा है अपर ज्वा में और आधा छोड़ दिया जा रहा है, और सेकेंड इसी तरीके से लोअर ज्वा का भी आधा लिया जाएगा और आधा छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये लोअर ज्वा का हो गया, और इन दोनों का क्या कर देंगे, जब आप 2 से गुणा करेंगे ना तब आपका इधर का भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसमें दांतों की संख्या टोटल कितनी हो गई, तो 32 दांत आपको देखने को मिलते हैं एडल्ट के केस में। और उसी तरीके से यदि आप देखते हैं बच्चे में देखते हैं तो बच्चे में 20 दांत देखने को मिलेंगे। और वही हम कार्निवोरस में देखते हैं जो कि मांस वास खाते हैं, तो उसमें देखते हैं जैसे कि डॉग हो गया, तो उनका डेंटल फॉर्मूला क्या हो गया, 3 होता है इंसीजर, 1 होता है केनाइन, 4 होता है प्रीमोलर, और
2 होता है मोलर। तो इस तरीके से इसमें जो होते हैं 42 दांत जो होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं कुत्तों में। एंड हर्बीवोरस की बात करते हैं जैसे कि गाय भैंस हो गई, तो इसमें आप देखेंगे तो 32 दांत देखने को मिलेंगे। और रोडेंट की बात करें जैसे कि रैट हो गया, तो इसमें आप देखेंगे तो 16 दांत देखने को मिलेंगे। तो ये डेंटल फार्मूला आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी 2 लिम्बलेस रेप्टाइल। 2 लिम्बलेस रेप्टाइल्स के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं लिम्बलेस रेप्टाइल्स होते क्या है। तो लिम्बलेस रेप्टाइल्स आर ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल्स का ही ग्रुप होता है डेट हैव लॉस्ट दियर लिम्स थ्रू इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन, जो कि इवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस में अपने लिम्ब को खो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला स्नेक हो गया, दूसरा हो गया ग्लास लिजार्ड। स्नेक में आपका आता है कोबरा एंड पाइथन। तो कोबरा कैसा होता है, कोबरा जो होता है विनिमस स्नेक होता है, यानी जहरीला सांप होता है और इसमें हुड प्रेजेंट होता है। वही यदि आप पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन लार्ज होता है और नॉन विनिमस होता है। और यदि हम ग्लास लिजार्ड की बात करते हैं तो जो ग्लास लिजार्ड होते हैं ये बिल्कुल स्नेक की ही तरह दिखते हैं और इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि मूवेबल आईलिड्स एंड एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का राइट द नेम ऑफ 2 पॉइजनस स्नेक एंड 2 नॉन पॉइजनस स्नेक। 2 पॉइजनस स्नेक यानी 2 जहरीले सांप के बारे में लिखना है और 2 नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम पॉइजनस स्नेक की बात करते हैं। तो किंग कोबरा जो होता है ये पॉइजनस है और दूसरा रसेल वाइपर, 2 पॉइजनस स्नेक हो गए। तो इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो किंग कोबरा होता है ये कैसा होता है, ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट विनिमस स्नेक होता है, फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। एंड प्रोड्यूस न्यूरोटॉक्सिक विनम्स एंड कॉजिंग पैरालाइसिस, ये न्यूरोटॉक्सिक जहर को निकालता है जिसके वजह से पैरालाइसिस होता है। ठीक है, तो किंग कोबरा सबसे पहला पॉइजनस स्नेक। और दूसरा रसेल वाइपर। रसेल वाइपर जो होता है ये हाईली विनिमस होता है, ये एशिया में पाया जाता है। एंड प्रोड्यूस हीमोटॉक्सिक विनम, ये हीमोटॉक्सिक विनम को प्रोड्यूस करता है डेट अफेक्ट ब्लड क्लोटिंग, इसके वजह से क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो क्लोट हो जाता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी स्नेक बाइट इंसिडेंट इन इंडिया। इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारे आप लोग को रसेल वाइपर के द्वारा जो होता है आप लोग को देखने को मिलेगा कि बहुत लोगों को ये काटते हैं। ठीक है, अब हम नॉन पॉइजनस स्नेक की बात करते हैं। तो नॉन पॉइजनस स्नेक में कौन कौन सा है, सबसे पहला इंडियन रॉक पाइथन, ये नॉन पॉइजनस स्नेक है। और दूसरा रैट स्नेक, रैट स्नेक भी हमारा नॉन पॉइजनस स्नेक है। इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी ट्रिक बना करके याद कर लेते हैं, जैसे कि रैट स्नेक है तो आप सोच सकते हैं कि रैट है तो रैट कैसे जहरीला होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी ट्रिक बना करके इन सभी को याद कर लीजिएगा क्योंकि वेरी शॉर्ट में ये पूछ सकता है। तो इंडियन रॉक पाइथन जो होता है ये क्या होता है, लार्ज कंस्ट्रिक्टर्स फाउंड इन साउथ एशिया एंड किल्स प्रे बाय कंस्ट्रिक्शंस नॉट विनम। एंड रैट स्नेक की देखें तो ये कॉमन है एंड नॉन विनिमस स्नेक फाउंड इन एशिया एंड बेनिफिशियल फॉर कंट्रोलिंग रोडेंट पॉपुलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या है ये पूछा गया है। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर द लंग्स कैन होल्ड। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एयर जिसको कि जो लंग्स है वो अपने अंदर होल्ड कर सकता है, रख सकता है, उसी को क्या कहा जाता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी कहा जाता है। अब इसमें कुछ कंपोनेंट आते हैं जैसे कि सबसे पहला टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल आप जब ब्रीदिंग कर रहे हैं तो जितना एयर आप निकाल रहे हैं, जितना एयर आप ले रहे हैं उसी को क्या कहा जाता है, नॉर्मल रूप में जितना एयर आप ले रहे हैं उसको क्या कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसको कहेंगे, तो इंस्पायरेटरी है तो यानी आप इसको लेंगे। ठीक है, तो एयर इनहेल आफ्टर अ नॉर्मल ब्रीथ, यानी कि जब आप नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं तो जितना एयर लिए उससे ज़्यादा जब आप एयर लेने का काम करते हैं, यानी जब आप सांस लेते हैं तो नॉर्मल रूप से तो सांस लिए जितना लिए, लेकिन आप बहुत ही लंबे समय तक जब सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तब उसको क्या कहा जाता है, जितना एयर आप ले सकते हैं उसको कहा जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड यदि हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो वही हो गया कि नॉर्मल रूप से आप जितना सांस छोड़े उतना तो छोड़ें, लेकिन आप एक्स्ट्रा जो होते सांस को छोड़ रहे हैं तब उसको क्या कहा जाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। एंड रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करते हैं तो एयर रिमेनिंग आफ्टर फुल एक्सेलेशन, यानी जब आप सांस छोड़े हैं तो पूरी तरीके से जब सांस छोड़ दिए हैं तभी आपके लंग्स में जो होता है कुछ न कुछ एयर रह जाता है, तो पूरी तरीके से छोड़ने के बाद जितना एयर आपके लंग्स में बचा है उसको
क्या कहा जाता है, रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, तो इसका फॉर्मूला है टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। इन सभी को जोड़ देंगे तो आप लोग का क्या निकल आएगा, तो आप लोग का टोटल लंग्स कैपेसिटी निकल आएगा। ठीक है, तो यदि ये मनुष्य में देखा जाता है मैन में, तो मैन में 6 लीटर होता है और वुमेन में कितना होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 4.5 लीटर्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, नेम ऑफ क्रेनियल नर्व इन मैमल्स। मैमल्स में क्रेनियल नर्व के बारे में पूछा गया है। तो मैमल्स में टोटल 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होते हैं, जिसका कि डिफरेंट फंक्शंस होता है एंड सेंसरी एंड मोटर्स एक्टिविटीज के लिए। अब ये क्रेनियल नर्व जो होते हैं 1 से लेकर के 12 तक देखिए कि कौन से हैं। तो सबसे पहले का नाम होता है, जो सबसे फर्स्ट क्रेनियल नर्व होता है उसको ओल्फैक्टरी नर्व के नाम से जाना जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेंस ऑफ स्मेल के सेंस के लिए। और दूसरा ऑप्टिकल नर्व होता है, जिसको कि किसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, विजन यानी देखने में। एंड तीसरा होता है ओकुलो मोटर नर्व जो होता है, ये कंट्रोल करता है मोस्ट ऑफ आई मूवमेंट एंड प्यूपिल कंस्ट्रिक्शंस को। एंड इसी तरीके से आप सभी का नाम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यदि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।